ये बात तो पक्की है कि जब ये चेन मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो इनकी डायमेंशन एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। मैं अभी अटेंडेंस लूंगा तो जब आप लगा दीजिएगा अटेंडेंस, तो एक दूसरे के साथ जो ये मैच कर रहे होंगे, तो इस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि A1 A2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो आएगा वो A3 से मल्टीप्लाई हो सकता होगा। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है जो AN तक जा रहा है। अब हमें इसको अच्छा इसको जो है इस तरह पैरेंथेसाइज करना है कि इसके अंदर जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो मिनिमाइज हो जाए। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, मैं अगर कुछ छोटी एग्जाम्पल दूँ तो A1, A2 और A3, अब इसको दो तरीकों से पैरेंथेसाइज किया जाता है, A1 और A2 करके, ठीक है, एक तरफ रख लें और A3 को बाहर कर लें, या दूसरे लफ्जों में A1 को बाहर रहने दें और A2 A3 को कंबाइन कर दें, A2 और A3। ये दो पैरेंथेसाइजेशन बेसिकली इन तीन मैट्रिक्स की जो है पॉसिबल है। अब सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो फिक्स है, हमें पता है। नॉर्मली अगर दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी भी ऑर्डर के, तो हम कहते हैं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n³ है। तो फिर हम किस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं, तो भाई हम यहाँ पर बेसिकली इसको पैरेंथेसाइज करके इसके इंटरनल जो कैलकुलेशन है, जब आप देखते हैं कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये वाला रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके कॉलम के एलिमेंट्स इसके रॉ के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसको मिनिमाइज करना है। अब ये बात अगर समझ नहीं आई तो उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो बेसिकली समटाइम ये मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम के नाम से मशहूर है, और समटाइम इसको पैरेंथेसाइजेशन भी कहते हैं, ताकि हम इसको इस तरह पैरेंथेसाइज करते हैं कि हमारी इंटरनल स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम हो जाए। तो अब ये पैरेंथेसाइज करने के लिए एक अपना एग्जॉस्टिव सर्च मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई सारे मेथड बारी बारी टेस्ट कर लो और जिसके अंदर इंटरनल स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम हो वो इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये बात हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, इसी को हम यहाँ पे भी जल्दी भी रिवाइज कर रहे हैं कि वी आर given a sequence of chain A1 to AN and matrices to multiplied and wish to compute the product. Matrix multiplication is associative, यानी अगर ये अलाउ है तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव जैसे मैंने आपको बताया कि इनको आपस में ग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर इनके दरमियान ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स ओबे हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव है कि A1 को A2 से पहले करें या A2 को A3 से पहले करें, ये आपकी मर्जी है, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। And so all parenthesization yield the same product, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सेम प्रोडक्ट जो देता है। दो चीजें होंगी, एक तो ये है कि मैट्रिक्स की अपनी मल्टीप्लिकेशन का एक जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आप देखें जब हर मैट्रिक्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ है तो फिर हम क्यों उसको मेहनत कर रहे हैं कि इंटरनल स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम सेव करना चाहते हैं। वो कैसे नजर आएगा वो मैं भी आपको शो करता हूँ, लास्ट क्लास में भी शो किया था मैंने इसको। फॉर एग्जांपल इफ द चेन मैट्रिक्स A1 to A4 देन वी कैन फुली पैरेंथेसाइज द प्रोडक्ट, ठीक है, A1 to A4 इन 5 डिस्टिंक्ट वे। हम इनको 5 डिफरेंट तरीकों से जो है वो बेसिकली पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। A1 से A4 को, A1 को अलग कर लिया और A2 को अलग कर दिया और A2 A3 A4 को पहले कर लिया। इस तरह के 5 डिफरेंट, इसके मैक्सिमम 5 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि ये एसोसिएटिव है इसलिए इसमें कोई इसकी मल्टीप्लिकेशन रूल डिसओबे भी नहीं होगा। हाउ वी पैरेंथेसाइज अ चेन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस कैन हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ एप्लिकेशन द प्रोडक्ट, यानी इसकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इसको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की है, वो ये है ताकि अभी ये बात क्लियर हो जाए कि जो बात हो रही है वो ये है। मिसाल के तौर पर वी हैव 3 मैट्रिक्स A B C एंड द डायमेंशन इज 12, 11 A की है, तो 11, 18 B की है और 18 कॉमन। आप लोगों को ये मालूम होगा कि मैट्रिक्स जो है वो रूल फॉलो करता है कि इसका जो कॉलम है वो अगले वाले के रो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और
इसका जो कॉलम इस वक्त है, तो फिर ये बेसिकली हमारे पास रूल फॉलो करेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन चेन हो सकती है इसकी। तो इसी बेसिस पे भी दिया हुआ भी है 12 11, फिर उसके बाद 11 और यहाँ पे 11 है, और उसके बाद इस तरह हिस्सों हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स इनपुट देते हैं ना, मैं ये भी लास्ट क्लास में बताया था, वो भी इसी फॉर्मेट में देते हैं कि मिसाल के तौर पे पहला जो है वो 12 है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉमन करके देते हैं, यानी 11 दे देंगे, और तीसरा भी कॉमन करके दे देंगे, 18 दे देंगे, ठीक, और चौथा जो है वो 10। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, जबकि 3 मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट होने चाहिए, 6 डायमेंशन, 6 नहीं मिलके 4, बीच के 2 जो है वो 2 जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी 12 11, 11 18, 18 10, तो इस तरह से 3 मैट्रिक्स मिलते हैं। जब आप इनपुट देते हैं कि भाई बताओ इसकी पैरेंथेसाइजेशन कैसे होगी, जब आप इसको कोड लिखने जाएंगे तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट भी नहीं जा रहे हैं, हम कहेंगे कि भाई इसको इस फॉर्मेट में बेसिकली पैरेंथेसाइज करके मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें इसकी कॉस्ट कम नजर आएगी, तो वो बेसिकली इस फॉर्मेट के अंदर इसको इन किया जाता है। अब कैसे कमी नजर आती है वो देखिए, उन्होंने कहा है कि ए इंटू बी अगर पहले करते हैं और फिर सी से करेंगे, इंटरनल इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट समझते हैं ना कि जब हमारे पास ये दिया जाता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6 है, ये 5 है, ये 9 है, तो उसकी मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि 1 को पहले 6 से करते हैं, 1 इंटू 6, फिर प्लस करते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस करके 2 इंटू 5, फिर प्लस करके 3 इंटू 9, ये तरीका इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको कम करना चाहते हैं, ये जितना मतलब उनकी कैलकुलेशन जितनी कम हो जाए उतना बेहतर होता है। तो बेसिकली अगर हम इसको इसकी प्रोडक्ट को देखें तो पहले ए को बी से करें और फिर जो है वो सी से कर लें, तो हमें टोटल कॉस्ट जो दरकार होगी कि ए को बी से अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको फिर हम आगे मल्टीप्लाई करें, तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है 4338। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक डायमेंशन को बेसिकली यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी स्केलर इंटरनल स्केलर जो रिजल्ट है वो इस तरह निकाला जाता है कि ए का पहला डायमेंशन 12 है, फिर इनके दरमियान जो कॉमन है वो 11 है और फिर 18 है, ये आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 18, यानी पहला ए इंटू बी करेंगे तो इतनी प्रोडक्ट्स इंटरनल स्केलर के अंदर होंगी जब आप ए इंटू बी करेंगे। अच्छा, जब ए इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो रिजल्ट देगा एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसकी क्या डायमेंशन होगी, ए इंटू बी की तो रिजल्ट ये आ गया, ये बेसिकली ये इनके प्रोडक्ट की तादाद आ गई, लेकिन जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, तो आपको पता है डायमेंशन हमेशा निकाला जाता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रोज 12 होंगे और कॉलम 18 होगा, 12 इंटू 18 आ जाएगा, 12 इंटू 18, ठीक है, 12 इंटू 18। अब जब इस 12 इंटू 18 रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और प्रोडक्ट्स मिलेंगी, कुछ और प्रोडक्ट्स से मिला दे कुछ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, वो कितनी होंगी, तो सी है 18 इंटू 10, तो टोटल आ जाएगा 12, ठीक है, इंटू 18 इंटू 10। इसका मतलब है 2 दफा ये जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल इतने इसके स्केलर प्रोडक्ट होंगे, यानी ए इंटू बी और इंटू सी किया जाए, इस तरह ग्रुपिंग करके किया जाए तो टोटल इंटरनल मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 4338 होगा। सिमिलरली जब हम इस तरह ग्रुपिंग कर लें कि ए इंटू बी, ए और बी इंटू सी, यानी बी इंटू सी को पहले कर लें, बी इंटू सी को करेंगे तो आप देख लें बी जो है वो पहले बी जो है बेसिकली वो 11 है, 18 है, 18 है और 10 है, तो इनकी मल्टी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 11 इंटू 18 इंटू 10, उसको बाद में लिखा हुआ है 11 इंटू 18 इंटू 10, और जब इसको हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये b इंटू 18 का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 11/10 का होगा, 11/10, और ये 11/10 का मैट्रिक्स जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a का है 12 इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, और जब उसको सॉल्व करेंगे आपस में एड ऑन करेंगे तो टोटल आ जाएगा 3300। ये टोटल स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी अगर मैं इस तरह को करूँ। ये तो 3 मैट्रिक्स है और तकरीबन 1000 के करीब जो है वो हमें प्रोडक्ट सेव हुआ, और मल्टीप्लिकेशन करना एक कॉस्टली प्रोसेस है कंप्यूटेशनल कॉस्ट के अंदर, यानी जब आप कंप्यूटर से किसी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो बेसिकली हमें कुछ कंप्यूटेशनल पावर जो सेव होगी, वो जो कि इंटरनल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सेविंग की वजह से होगी। तो अब अगर हमारे पास 2-3 मैट्रिक्स थे तो इसमें ये वाला इस वक्त यहाँ पर जो डायमेंशन दिया हुआ था उसके बेसिस के ऊपर बात हो रही है कि ये वाला मेथड जो है वो बेस्ट है। हालांकि हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं कहूँ कि आप एक्चुअल में इसके डेटा क्या है हमें नहीं कंसर्न, हमें इसकी डायमेंशन से कंसर्न है। इसका एक्चुअल डेटा क्या है हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें इसके डायमेंशन, तो हमने डायमेंशन को देखते हुए ये तय कर दिया कि अगर आपने इस तरह ग्रुपिंग कर ली, जो ग्रुपिंग का तरीकेकार बताया गया है, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया कि यू विल सेव बेसिकली इतना 1000 टाइम ऑफ द इंटरनल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब अगर आपके पास ये तरीके का, जैसे मिसाल के तौर पे 3 मैट्रिक्स थे तो 2 पॉसिबिलिटी थी, आपने दोनों ओपन करके देख ली। अब अगर आपके पास 4 मैट्रिक्स होते हैं ए बी सी डी, तो फिर आप इसकी सारी पॉसिबिलिटी देखते ओपन करके, जो मैंने पीछे भी शो की थी आपको स्लाइड में, ये पीछे वाली स्लाइड जो है वो ये शो कर रहा था कि 4 होंगे तो आपके पास इस तरह की 5 डिफरेंट जो है वो ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, तो 5 डिफरेंट ऑप्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि सबसे कम जिसमें होगी उसको पिक कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस तरह के एग्जॉस्टिव सर्च मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो फिर अगर मैट्रिक्स बढ़ना शुरू होंगे तो फिर हमें कितनी दफ़ा इसके जो पैटर्न है वो बनाने होंगे, मतलब कितने पैटर्न इसके जो है वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे? तो जाहिर है फिर एग्जॉस्टिव सर्च में एक चेन आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर मेरे पास 50 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मुझे कितने डिफरेंट पैटर्न को एग्जॉस्टिव सर्च के थ्रू देखना पड़ेगा और उसमें से एक पिक करना पड़ेगा, जो पहले की हम बात करते रहे। तो इस बेसिस पे जाहिर है ये एक्सेप्टेबल मैनर में नहीं रहेगा। ये 50 के लिए 50 मैट्रिक्स अगर हो, यानी मैट्रिक्स का मतलब है 50 मैट्रिक्स अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, जैसे अगर हम कह रहे थे ना कि अगर हम 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी मैं यहाँ पे तादाद के हिसाब से बतावत कर लेता हूँ इस तरह से, इफ वी हैव 3 मैट्रिक्स तो हमें 2 पैटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 4 मैट्रिक्स हो तो हमें यहाँ पे 5 पैटर्न मिल रहे हैं। पैटर्न से मुराद है कि 5 पैटर्न का मतलब ये है, 5 पैटर्न का मतलब ये है कि 5 डिफरेंट पैटर्न होंगे ग्रुपिंग के, उसमें से कोई एक बेहतर होगा। अगर हमारे पास 5 मैट्रिसेस है तो हमारे पास कितने पैटर्न होंगे, और इसी तरह से अगर हमारे पास 50 मैट्रिक्स हैं, 50 मैट्रिक्स हैं, तो हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो कितने पैटर्न होंगे, और अगर हमारे पास n मैट्रिसेस हैं तो कितने में पैटर्न होंगे। अब आप ये पैटर्न बढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली। अभी इनका क्या रिलेशनशिप है मैट्रिक्स की तादाद और पैटर्न में, तो फैक्टोरियल तो नहीं है कम से कम। ठीक है, तो अब ये क्या रिलेशनशिप है ये तो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है और उस रिलेशनशिप को हमें कैच करना है। ये कहलाता है एग्जॉस्टिव सर्च मेथड, क्योंकि जैसे जैसे मैट्रिक्स बढ़ते जा रहे हैं आपके पैटर्न भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एक बताएगा कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारे लिए ये फिजिबल नहीं होगा और हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से उसको लीनियर कैटेगरी में लेके आने की कोशिश करेंगे। यही बात पहले भी हमने की थी कि जब रिकर्सिव कॉल करते थे तो रिकर्सिव कॉल जो है वो बार बार हो रहे थे तो हमने उसको सेव कर लिया। तो यहाँ पर भी यही करेंगे कि मेमोराइज कर लेंगे और मेमोराइज करने के बेसिस पे उसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बात की थी, तो मेथड है मेमोराइज करने का मेथड है, तो ये बेसिकली बॉटम अप है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो खैर यहाँ पे जो इन्होंने ये वाली स्लाइड ऐड की है, ये स्लाइड तो एक सिंपल स्लाइड है। ये 2 मैट्रिक्स की अपनी मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम है। ये तो हमारे लिए भी यहाँ पे बुक में दिया तो मैंने लिख दिया। ठीक, ठीक है भाई। तो ये 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब है, जो मैं बार बार कह रहा था ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n क्यूब है। हम ये चाहते हैं कि इसको करने से पहले इसकी ग्रुपिंग कर लें ताकि इसकी टाइम n क्यूब रहे, लेकिन इंटरनल कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाए उसकी। वो बेसिकली हमारी यहाँ पे नीड है, तो उसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। पैरेंथेसाइजेशन इसीलिए कहते हैं उसको, कि आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं पैरेंथेसाइजेशन। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स के लिए ही इस्तेमाल करें, जहाँ पे आपको बेस्ट पैरेंथेसाइज करना हो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे फिर डायमेंशन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अच्छा जी, अब कहता है कि वी स्टेट द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एज फॉलोज गिवन द मैट्रिक्स a1 a2 and an of the n matrices where for I is equal to 1 to n। कहता है मैट्रिसेस AI हैज डायमेंशन pi minus 1 into pi फुल्ली, यानी अब ये इनकी मर्जी है कि ये डायमेंशन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, fully parenthesize the product of the a1 a2 and an in a way that minimize the number of the scalar multiplication। जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ ना, स्केलर बात इसको समझनी कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो इंटरनल है उसको हम सेव करना चाहते हैं। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ n plus 1 साइज। अच्छा, इनपुट कैसे देंगे वो बता दिया मैंने भी आपको बता दिया कि कैसे इनपुट। इफ वी हैव बेसिकली 4 मैट्रिक्स 4 into 2 2 into 3 3 into 5 5 into 7 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका इनपुट जो है वो एरे की फॉर्मेट, इनपुट किसको देंगे, कंप्यूटर को कैसे देंगे, तो एरे की फॉर्मेट में देंगे, यानी 4 into 2 दोनों 2 को कॉमन करके एक दफा लिख लेंगे, एंड 2 into 3 ये वाला 3 आ जाए, 3 into 5 and 5 into 7, यानी पहले और आखिरी को तो लिखना ही लिखना है और बीच वाले सब एक एक दफा लिखे जाएंगे। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा कि अगर आपके पास 1 2 3 4 मैट्रिक्स है तो 5 इनपुट जाएंगे, ये बस याद रखना है। इसीलिए उसने कहा है कि हमेशा एरे का साइज n+1 रहेगा। मैट्रिक्स का 4 मैट्रिक्स दे रहे हैं तो 5 इनपुट जाएंगे, 5 मैट्रिक्स दे रहे हैं तो 6 इनपुट जाएंगे, और 6 इनपुट बेसिकली इस तरह से। Our goal is only to determine an order of the multiplying matrices that has the lowest cost। हम इस तरह देना चाहते हैं कि ताकि इसकी कॉस्ट जो है वो लोएस्ट हो। computing the number of the pen, exhaustive checking। अब ये बात जो उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ, exhaustive check जो हम करते हैं, exhaustive checking all possible parenthesizations does not yield an efficient algorithm। यानी अगर हम एक एक करके सब ओपन कर लें और उसके में से जो लेस देन वाला हो वो पैरेंथेसाइजेशन को एक्सेप्ट कर लें तो ये एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है। डिनोट द नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव पैरेंथेसाइजेशन ऑफ द सीक्वेंस एन मैट्रिक्स। हमें इसको बेसिकली इसके अलावा किसी और मेथड, डिनोट द नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव पैरेंथेसाइजेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एन मैट्रिक्स ऑफ पीए। ठीक है, तो अगर आप वो कह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के पैरेंथेसाइजेशन, यानी ऑल्टरनेटिव का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आप चेक कर लें और उसको अगर पीएन से शो कर दें तो फिर आपको इसके सारे रिजल्ट ही नजर आ जाएंगे। तो उसने कहा है कि व्हेन n इज इक्वल टू 1, हमें पता है कि n अगर 1 हो तो एक ही मैट्रिक्स होगा तो उसमें तो कोई पैरेंथेसाइजेशन होगी, लेकिन n 2 से बड़ा हो, 2 भी नहीं, 2 भी होगा तो हमारे पास पैरेंथेसाइज नहीं होता। यानी अगर हमारे पास a1 और a2 हो, a1 और a2 हो तो उसको हम पैरेंथेसाइज नहीं कर सकते। हम सैपिंग की बात नहीं कर रहे, तो उल्टा कर लें, a2 a1 कर लें, ये तो कर ही नहीं सकते। इनकी ऑर्डरिंग को कभी नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे, हम बेसिकली पैरेंथेसाइजेशन के ऊपर फोकस किए बैठे। तो n is greater than 2 अगर हो, a fully parenthesized matrix product is product of the two fully parenthesized matrix is sub product, यानी यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए तो क्या होगा, कहता है द स्प्लिट बिटवीन द टू सब प्रोडक्ट में अकर बिटवीन द kf and k minus फर्स्ट मैट्रिसेस फॉर एनी k1 to n तक। अब ये एक इंटरेस्टिंग जुमला है, ये होगा क्या, कहता है होता ये है कि a1 से लेकर an तक अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि मल्टीप्लाई होना चाहता है तो सबसे पहले आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब नहीं पता कि 2 हिस्से क्या है, किसी के पोजीशन से आप डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, एक पोजीशन आ जाएगा ए से लेकर आप कह दें के तक या के माइनस 1 तक, जो भी कह दें। ठीक है, एक आ जाएगा a1 से लेकर k तक मिसाल के तौर पे, और दूसरा आ जाएगा k+1 से लेकर n। अब हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से डिवाइड होना है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ। और जो पोर्शन आपको 2 मिल जाए इनके ऊपर भी यही प्रोसेस दोबारा लगा दें कि इनको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद फिर जो रिजल्ट मिले उसको भी डिवाइड कर दें, अनटिल अनलेस जब तक कि आपको ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक ना मिले। अब ये यहाँ पर जो ये मेथड इन्होंने अडॉप्ट करना है आगे जाके, इसमें भी ये कैसे मालूम होगा कि कौन से कैसे डिवाइड करना है, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्यों, कैसे पता चलेगा कि कौन से कैसे हम उसको डिवाइड करना है, ये भी हमारे पर टास्क है आगे। ये तो मैं बता चुका आपको कि मैट्रिक्स 3 है तो 2 ऑप्शन है, और अगर 4 है तो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन। अगर 6 हो तो इस तरह ऑप्शन बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ
जो हमें आगे डायनेमिक एल्गोरिथम में हेल्पफुल होगा। इफ यू हैव 4 ऑप्शन, यानी A1, A2, ठीक है, A3 एंड A4। एक्चुअल में इसके, सॉरी A3 एंड A4, एक्चुअल में इसके 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन कौन से हैं कि हम कहेंगे कि A1 एक तरफ रखें और बाकी 3 एक तरफ रखें, A2, A3, A4। ठीक है, A4। एक ऑप्शन ये है कि हम A1, A2 और A3 और A4 को एक तरफ रखें, A4। और एक ऑप्शन ये है कि A1 और A2, A3 रखें, A2, A3 और A4। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो A3 है और ये वाला 3 एलिमेंट है, ये फॉलो करेगा इस वाले रूल को, समझ आ रही? ये फॉलो करेगा इस रूल, यानी 3 अगर हो मैट्रिक्स तो फिर हमारे पास तोड़ने के 2 तरीके हैं। उसका मतलब ये होगा कि 2 मेथड इसमें से जनरेट होंगे, 2 मेथड इसमें से जनरेट होंगे और एक ये, टोटल 5 मेथड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। 5 डिफरेंट मेथड से हम उसको तोड़ सकते हैं। अब वो ये कहता है, सोचने की बात है, अगर आप एक रिसर्चर होते हैं और आप सोचते हो, कहते हैं यार जब मैंने इसको ब्रेक किया है तो मैंने 3 वाले पे काम कर चुका हूँ पहले, तो क्यों ना इसके रिजल्ट को अपने पास सेव कर लूँ और जब 4 वाले को डिवाइड करूँ तो 3 वाले का रिजल्ट इस्तेमाल कर लूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं एक एक को बार बार दोबारा से यूज करूँ। ये वो पुरानी बात जो हम कर रहे थे, अगर आप इसके रिजल्ट को सेव नहीं करेंगे तो फिर आपको तो ओपन करना पड़ेगा सारे 5 के 5 इस तरह से, ये जो किए हुए इन्होंने, और फिर हर एक के लिए टाइम भी कंज्यूम करना पड़ेगा, और फिर इसमें से जो लोवेस्ट वाला होगा वो आप पैरेंथेसाइज पिक कर लेंगे। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो इन 3 तरीकों में से 2 तरीके तो ऐसे हैं जो पहले से वर्क कर चुके हैं, हम कहेंगे इस पे तो हम काम कर चुके हैं कि इसको कितना टाइम चाहिए, तो इसके लिए वर्किंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये जो काम हमने यहाँ पे किया होगा इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद जब हम 4th वाले पे जंप करेंगे, 4th वाले पे जब जंप कर रहे होंगे तो हम कहेंगे 3 वाला हमें पहले से पता है तो इसको इस्तेमाल कर लो। जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जो एग्जॉस्टिव सर्च है वो मिनिमाइज तरीके के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होगा। जब मिनिमाइज होगा तो फिर ये डायनेमिक एल्गोरिथम की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पीछे वाली बात को भी मैं यहाँ पे आपको दोहराऊं कि ये बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब ये है कि इस वक्त हमने यहाँ से इसको के कहा है, ये के कहा है इस वक्त यहाँ पे, एक पार्ट ये कर लो और एक पार्ट ये कर लो। यहाँ पर हमने के जो है इसको, इस वाले केस में के जो है वो ये वाले को कहा है, इस वाले में हमें डेफिनेटली बताना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट इस तरह से मल्टीप्लाई होगा या इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अगर इस तरह से होगा तो के जो है वो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है इस तरह से। तो ये बेसिकली के को ढूंढना भी एक, तो ये 2 बातें मैंने इस स्लाइड में बताई आपको कि अगर डायनामिक अप्रोच की तरफ जाना है हमें तो हम लोअर टू अपर की तरफ जा रहे होंगे, पहले लोअर कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद जब अपर वाले की तरफ कैलकुलेशन की तरफ आएंगे तो वो हमें लोअर वाले कैलकुलेशन को पहले से सेव करके रख लेंगे, उसको इस्तेमाल कर लिया है, जिससे हमारे पास एग्जॉस्टिव सर्च की सूरत में टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, यही बात है। खैर अभी हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो ये था, वैसे मैं स्लाइड में जो बात बतानी थी कि इसके पैटर्न की फॉर्मेटिंग क्या है, तो हम फॉर्मेटिंग को भी इतना जाके सीख नहीं रहे, नई बुक में सीखने के लिए कहा, बुक में भी जो बात की वही हमने यहाँ पे कर दी कि अगर एक मैट्रिक्स जो पीएन कहता है ना डिफरेंट फॉर्मेट कैसे बनेंगे, तो कह रहा है इस तरह बनेंगे। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो एन एक ही रहेगा, लेकिन अगर एन की वैल्यू 2 से ज्यादा है यानी एन इज इक्वल टू 1 है तो एक ही पैटर्न है, वो तो एक ही रहेगा। लेकिन एन की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है, 3 है 4 है, तो पैटर्न बनने का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला, यानी जो हम कह रहे थे ना क्या फॉर्मूला होगा, तो ये इस फॉर्मूले से बेसिकली पैटर्न डिजाइन हो। मिसाल के तौर पर मैं एक करके दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है तो हमारे पास 2 फॉर्मेट बन रहे थे ना n इज इक्वल टू 3 में, तो इसका मतलब है कि समीशन इस वक्त चलेगा, n तो 3 है लेकिन समीशन 1 से 2 तक चलेगा क्योंकि n-1 तक समीशन चल रहा है। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, पहला फॉर्मेट आएगा P1 के की वैल्यू पहले हमने 1 यहाँ से ली हुई है यहाँ से, और यहाँ पे आएगा 3-1 यानी P2। अब ये समझ में आ रहा है, यानी पैरेंथेसाइज P का मतलब पैरेंथेसाइज, ऐसे पैरेंथेसाइज करो कि पहले वाले में 1 हो और अगले वाले में 2 हो। प्लस का साइन यहाँ पे लगा रहा है ऑप्शन के ऊपर, अगला ऑप्शन और के तौर पे लगी हुई है। अगला ऑप्शन यहाँ पे ये है कि जब k की वैल्यू 2 हो जाएगी
तो p जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, और n की वैल्यू क्योंकि 3 है तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो p की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपने इसको 1 से लेकर 2 तक चलाना है, ये चल चुका है 2 तक, k की वैल्यू 2 तक चल गया है, अब आप बाहर निकल देंगे। तो कितने पैटर्न यहाँ पे बन के आ गए, एक पैटर्न ये बन के आ गया, एक पैटर्न ये बन गया। यानी पहला पैटर्न क्या है कि एक पहले वाले को अलग रखो और अगले दो को जो है वो अलग रखो, और दूसरा वाला पैटर्न क्या है, ये और के तौर पर इस्तेमाल हो, इन दो को एक साथ रखो और एक को अलग। दिस इज अ वे बेसिकली यू कैन मेक द पैटर्न। अब ये कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है इसके लिए उन्होंने कहा है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसके लिए इन्होंने रिसोर्स यहाँ पे दे दी है, रिसोर्स यहाँ पे दे दी है, सीक्वेंस कैटेलन नंबर्स कहलाते हैं, ये कैटेलन नंबर विच ग्रोज एज ओमेगा ऑफ 4 की पावर n डिवाइड बाय n की पावर 3/2, ठीक है, और ओमेगा का मतलब बेस्ट केस में है, वर्स्ट केस में तो इससे भी ज्यादा आगे जाएगा। अब ये बुक में भी ऐसी रेफरेंस दिया हुआ है, हमने भी इसको ज्यादा मेहनत नहीं है। तो अगर हम एग्जॉस्टिव सर्च यानी अगर सारे पैटर्न ढूंढ के काम करेंगे, सारे पैटर्न ढूंढने और फिर आगे की तरफ जाएं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी 4 की पावर n डिवाइड बाई n की पावर 3/2 होगा, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है जाहिर सी बात एग्जॉस्टिव सर्च के अंदर, और ये भी बेस्ट केस के अंदर। और अगर आप इसको ज्यादा रीड करना चाहते हैं कि कैटेलन नंबर्स क्या होते हैं और कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये नीचे इसकी जो है वो MIT यूनिवर्सिटी का ही लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है, जो बुक से ही कॉपी किया मैंने। तो ये आप जाके देख सकते हैं कि कैटेलन नंबर जो है वो क्या होता है और इनकी ग्रोथ क्या होती है। ये बात तय हो गई। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने कर दी है सर, ठीक है, अच्छा जी। जी सर, यहाँ तक तो मेरा ख्याल समझ आ गया कि इफ वी आर गोइंग टू एग्जॉस्टिव सर्च, जो हमारा पहले कि इफ वी आर नॉट सेविंग द रिजल्ट, अगर हम स्टोर नहीं कर रहे रिजल्ट और सारे पैटर्न निकालें, तो वी हैव बेसिकली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वन इन द बेस्ट केस, और वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस वन बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो उसका रेफरेंस यहाँ दे दिया गया है, बुक में भी दे दिया गया था, हमने उसको वैसे ही फॉलो कर लिया। हमारा अपना टास्क क्या है, वो है बेसिकली डायनेमिकल गॉसिप, हम उसकी तरफ जो है मूव करेंगे कि हम अब ये कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट हमने लोअर वाले एलिमेंट के निकाले, जैसे कोई कहता है कि भाई 5 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, और सुनना मैं डायनेमिक की अप्रोच बता रहा हूँ, वो कहता है कि A1 से लेकर डॉट 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 A6 तक के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कहा था ना कि भाई ये टॉप डाउन अप्रोच की तरफ हम जा रहे हैं कि A1 से A6, यानी सवाल ये पूछा जाएगा कि फाइंड द पैरेंथेसाइजेशन ऑफ 1 to 6, 1 से 6 के दरमियान पैरेंथेसाइजेशन आप ढूंढें। तो हम करेंगे क्या, इसका तरीकेकार क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इनके लोअर वाले को, यानी कॉल ये हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले A11 को जो है वो कॉल करेंगे और इसका रिजल्ट ढूंढेंगे कि A11 एक मैट्रिक्स हो तो क्या टाइम रिक्वायर्ड है, फिर A22 को ढूंढेंगे, A33 को ढूंढेंगे, A44 को ढूंढेंगे, ठीक है, इस तरह के सबको ढूंढेंगे। उसके बाद फिर सिंगल में ढूंढेंगे कि A1 से 2 तक, लेकिन कॉमा लगा रहा हूँ 1 से 2 तक, 1 से 2 का मतलब क्या है, पहले और दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर A2 से 3 तक, ये कॉमा का मतलब होता है कि पहले यानी दूसरा और तीसरा मैट्रिक्स 2 से 3 तक, और फिर इस तरह आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे A1 से लेकर 3 तक, फिर A2 से लेकर 4 तक, और इस तरह से, और इस तरह से जब हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो पिछले रिजल्ट जो हमने सॉल्व किए होंगे वो इस्तेमाल हो जाएंगे, तो वो बेसिकली हमारे लिए एडवांटेज होगा। तो इस बेसिस पे हम अगर आगे जाएं तो कहता है कि बाय यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग द फॉलोइंग 4 स्टेप सीक्वेंसेस में बी यूज्ड। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो ये 4 स्टेप हमें अप्लाई करने होंगे। आप पूछ लो सवाल क्या है, ऑडियो खोलूंगा या वैसे ही? अच्छा जी, ऑडियो खोल देता हूँ जी, आप मैंने अनम्यूट कर दिया है जी। सर ये जो पिछली स्लाइड में था, पिछली स्लाइड में आपने यहाँ पे कहा था कि अभी हम फाइंड पैरेंथेसाइजेशन, अच्छा इसमें फ्रॉम A1 to 6, अब इसमें हमारे पास N6 है और K
इन्होंने यहाँ वन लिखा है, हम भी वन ही कर लेते हैं। तो हम इससे पूरे कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे और फिर उन कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए पैरेंथराइजेशन के नंबर निकाल लेंगे ना। जी जी, और फिर ये देखेंगे उसमें इसी सबसे तरह कम, जी जी, और फिर ये देखेंगे कि कैलकुलेट उसमें कर लेंगे सबसे कम जो है कम वो कौन। किस पैरेंथराइजेशन में सबसे कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम ओके एग्जॉस्टिव सर्च मेथड कहते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक। और इसमें अगर आप कंफ्यूजन है तो लाजमी तौर पे आप n की वैल्यू जैसे आप कह रहे हैं ना 6, तो 6 लेके सॉल्व करके देखें, सारे पैटर्न ये आपको शो कर देगा। यानी n इज इक्वल टू 6 तो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो पहले से मौजूद है उसको चेक करें। 3 के लिए मैंने कर दिया, 4 के लिए आप करके देखें। 4 n इज इक्वल टू 4 को जब आप पिक करेंगे तो आपके पास 5 डिफरेंट जो है वो पैटर्न डिजाइन होके सामने आ जाएंगे, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो n तो 4 है लेकिन चलेगा ये 3 तक। ठीक है, ये 3 तक चलेगा। अब ये 3 जो है वो, अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है वो कौन कौन सा होगा, हमने समझाया था यहाँ पे कि P1 आ जाएगा, P1 आ जाएगा यानी K1 की वजह से, और यहाँ पे आ जाएगा P3, P3 सही है, बात समझ आ रही। दूसरा आएगा प्लस, और प्लस में आएगा P, डायरेक्ट 2 से चल रहा होगा तो P2 एंड P2, P2 और P2, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आप अगले पैरेंथेसाइज को जब करेंगे तो आ जाएगा P3 और P1, ये 3 बनेंगे इसके अंदर, P1, ये 3 बन जाएंगे। इस वक्त जो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 4 तो ये 3 बनेंगे, लेकिन आपको फिर इस P3 पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको याद होगा P3 पे अप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ से और निकलेंगे ब्रांचेस। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल जो है वो कितने बन जाएंगे, 5 एलिमेंट बन जाएंगे। इस तरह से पैरेंथेसाइज इसको किया जा सकता है। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली एग्जॉस्टिव सर्च की तरफ आपको लेके जाता है, ऐसे ही। अच्छा, मैं कह रहा था यहाँ पे डायनेमिक अप्रोच की तरफ जाना है तो हमें मेमोराइज करना है इसको ना। तो मेमोराइज करने के लिए डायनेमिक की जो अप्रोच है वो बेसिकली इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है कैरेक्टराइजेशन, characterize the structure of the optimal solution या optimal sub solution. Recursively define the value of the optimal solution, यानी जो आपने optimal solution निकाला उसको recursively define करें। Compute the value of the optimal solution, फिर जो result आपने फॉर्मूला आपने बनाया उससे कंप्यूट करें। Construct an optimal solution from compute the information, जो डेटा दिया हुआ है फिर उस डेटा को कम्प्लीटली जो है वो इससे सॉल्व कर लिया जाए। ये 4 स्टेप्स अभी हम आगे की तरफ उसको देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी हमें बेसिकली ये मेहनत करनी है अभी इस वक्त कि किस तरह से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे अपने काम को करने की। एक अप्रोच तो मैंने आपको बता दी कि ये बात तो ठीक है कि हम इसको पैरेंथेसाइज तो करेंगे, सारे एक एक करके सारे निकालेंगे, ये बात हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें से जो हायर की तरफ जा रहे होंगे तो वो जो लोअर वाला इस्तेमाल कर रहा होगा वो पहले से हम स्टोर कर लेंगे। ये पैटर्न जो है वो हम इस यहाँ पे यूज करेंगे। तो कहता है नंबर 1, स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन दिस केस पैरेंथेसाइजेशन, यानी हम पैरेंथेसाइजेशन को ढूंढ रहे हैं। कहता यह है, यहाँ पे थोड़ी सी एक दो ट्रिकी बातें वो समझने की कोशिश करते हैं। और कहता है कि डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम फॉर ईच पेयर I1 इज इक्वल टू n को हमने बीच में I और J इन्वॉल्व कर दिया, या I1 से लेकर I तक, I से लेकर J तक, and J इज इक्वल टू n। ये इनकी बेसिकली मैट्रिसेस की नेम है, A1, AI, AJ, AN, सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़े होंगे। डिटरमाइन द मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस ऑफ AI टू AJ, अगर I से J तक जो सब प्रॉब्लम हम पिक करते हैं तो I से लेकर J तक बेसिकली कहलाएगा वो। तो AI टू AJ, AI plus 1 and so on to AJ, that minimize the number of multiple। हम पहले इसके ऊपर सॉल्व करके देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ मिनिमाइजेशन की तरफ कैसे जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है कि डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फॉर ए, भूल ना जाए कि एक्चुअल में 1 से लेकर n तक है, लेकिन हमने इसका सब प्रॉब्लम यहाँ 20 से पिक कर लिया है मिनिमम पार्ट। अब मिनिमम से मतलब है, मिनिमम का वर्ड ऐसा ना कंफ्यूज करें, यानी एक सब प्रॉब्लम कुछ पार्ट जो यहाँ से पिक कर लिया हमने। अभी हम इसी स्टेप नंबर 1 पे, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं स्टेप नंबर 1 क्लियरली, सॉरी ये क्लियरली लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1
तो स्टेप नंबर 1 जो है बेसिकली वो भी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, हाई लेवल पैरेंथलाइजेशन ऑफ ए आई टू जे। अब ये कहता है कि फॉर एनी ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस एट द लास्ट स्टेप यू आर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, ठीक है, ए आई के एन ए के प्लस 1 प्लस जे डॉट डॉट टू जे, ठीक है, फॉर सम के दैट इज। अब ये जुमला है ज़ाहिर थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ। फॉर एनी ऑप्टिमल सोल्यूशन, किसी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए जब आप सॉल्व करते हुए आ रहे होंगे तो आखिर में सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स बचेंगे। यानी अगर आप नीचे एग्जांपल पे जाके देखें मिसाल के तौर पे, इसको पढ़ने से पहले कि मुझे 3 to 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी मिसाल के तौर पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है A3, A4, A5 और A6, ये कोई बीच में आपने सब प्रॉब्लम पिक की हुई है, इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने किसी भी तरीके से पैरेंथेसाइज किया हो, कैसे ही पैरेंथेसाइज किया हो, आखिर में एट लास्ट का मतलब है लास्ट में, बिल्कुल जब सारा कुछ कर चुके हो तो आखिर में 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसका बेस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो था, मिसाल के तौर पे ये था A3, A4, A5 एंड इसके रिजल्ट को A6। तो फाइनली जब हम एट लास्ट आखिर में पहुंचेंगे तो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। एक हो रहा होगा 3 से लेकर 5 तक का रिजल्ट, 3 से लेकर 5 तक का जो आपने आंसर निकाला वो, और एक वो जो आखिर में आपने छोड़ा हुआ था वो। तो एट लास्ट फिर पढ़ता हूँ, फॉर एनी ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस एट द लास्ट स्टेप यू आर मल्टीप्लाइंग द 2 मैट्रिसेस। आखिर में क्या हो रहा होगा, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। एक होगा ए आई से के तक, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला आई है, आई